आज हम फंस गए हैं ट्रम्प साहब की वजह से, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए थी वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, और हम और ज्यादा फंसते चले जाएंगे अगर इसी तरह से हम करते रहे। अगर हम करते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा ना मिले और इसलिए वो जॉब नहीं डिमांड करेंगे, तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हम पिसते चले जाएंगे। कभी चीन के, कभी जो रूस के, कभी अमेरिका के बीच में हम पिस जाएंगे। मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही कि हम शिक्षा कम कर देंगे, पर वो प्राइवेटाइज कर रही है। पब्लिक सेक्टर को कमजोर करना और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना। अगर आप देखें कि जेएनयू में 15 रुपए में आपको जो प्रति माह में डिग्री मिल रही है, तो आप 2 लाख रुपए में अशोका यूनिवर्सिटी क्यों जाएंगे? क्योंकि जेएनयू की डिग्री का ज्यादा महत्व है बनस्पत अशोका यूनिवर्सिटी के। तो पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। 1960s और 70s में अच्छे जो स्कूल थे सरकारी, उनको डिमोलिश किया तो प्राइवेट स्कूल आगे बढ़े। अब 1990 के बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज, उनको डिमोलिश करें जिससे कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज आगे बढ़ पाए। और जो खासकर अगर आप देखें पिछले 10 साल में, तो हमने बड़ी इर्रेशनल पॉलिसीज फॉलो की, जैसे नोटबंदी कर दिया। फिर जो जीएसटी है वो हमारे देश के लिए सही नहीं है, क्योंकि हमारे यहाँ असंगठित क्षेत्र 94% है। तो वो कहते नहीं जी फ्रांस में है, पर फ्रांस में इतना बड़ा कहाँ जो असंगठित क्षेत्र है, वहाँ तो बहुत छोटा असंगठित क्षेत्र होता है एडवांस कंट्रीज में। वहाँ तो जीएसटी चल सकता है, पर हमारे यहाँ जीएसटी सही नहीं है हमारे असंगठित क्षेत्र के लिए। तो जीएसटी कर दिया, फिर सडन लॉकडाउन कर दिया। तो ये 3 बड़े बड़े धक्के लगे अर्थव्यवस्था, जिसकी वजह से हमारा असंगठित क्षेत्र गिरावट पे आ गया। क्योंकि नोटबंदी ने हमारे जो असंगठित क्षेत्र को जो धक्का मारा, क्योंकि जो असंगठित क्षेत्र वो कैश में चलता है। जब कैश नहीं हुआ तो जब बंद हो गया, और वो फिर रिकवर नहीं कर पाया। जब तक रिकवर करता तब तक जीएसटी आ गया, तो जीएसटी ने फिर उसको धक्का मारा। और फिर जब 2020 में ये पैंडेमिक आया और लॉकडाउन हो गया, तो हमारा जो असंगठित क्षेत्र है वो गिरावट पे है। तो यानी कि उसमें गिरावट हो रही है, और जो वो गिरावट है वो संगठित क्षेत्र में बढ़त हो रही है। तो जैसे कि प्रेशर कुकर इंडस्ट्री के चेयरमैन मिस्टर जगन्नाथन, उन्होंने 2018 में एक बयान दिया कि हम 30 यूनिट हैं प्रेशर कुकर बनाने वाले, 5 बड़ी इकाइयां हैं, 25 छोटी इकाइयां हैं। हम 5 बहुत खुश हैं, हमारे डिमांड 24% बढ़ रही है, हमारी ग्रोथ हो रही है 24%। क्यों? क्योंकि असंगठित क्षेत्र जीएसटी से कोप नहीं कर पा रहा, वो गिरावट पे है, तो उसकी डिमांड हमारे पास आ गई। उसी तरह आप ट्रेड में देख लीजिए, ई कॉमर्स 20-30% बढ़ रहा है। तो जो नेबरहुड स्टोर है वहां पे जो लोग कम जा रहे हैं, तो वो लॉस पे जा रहा है, वो बंद हो रहा है, या वहां पे जो एम्प्लॉयमेंट था वो कम है, क्योंकि ई कॉमर्स बहुत मैकेनाइज्ड है। तो ये यहाँ पे इतना एम्प्लॉयमेंट नहीं होगा और यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट गिर जाएगा, तो यहाँ पे डिमांड शिफ्ट हो गई। उसी तरह एफएमसीजी सेक्टर ले लीजिए, लेदर गुड सेक्टर ले लीजिए, उसी तरह सब जगह ये आ रहा है कि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है और उसकी डिमांड संगठित क्षेत्र में। तो संगठित क्षेत्र बढ़ रहा है और असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है, तो यानी कि के हो गया, ये बढ़ रहा है और ये। तो स्टॉक मार्केट जो ये बढ़ता हुआ है, जो ऑर्गेनाइज सेक्टर, उसको दिखा रहा है। असंगठित क्षेत्र तो स्टॉक मार्केट में है ही नहीं। जो हमारा स्टॉक मार्केट, उसमें 1500-2000 स्क्रिप्ट एक्टिव होती हैं, तो जो 6000 हमारे बड़े यूनिट है उन्हीं को दिखाता है। जो बाकी स्मॉल और मीडियम और माइक्रो सेक्टर है उसको तो दिखाता नहीं। तो हमारा स्मॉल और माइक्रो सेक्टर जो गिरावट पे है वो स्टॉक मार्केट में रिफ्लेक्ट नहीं होता, और जितना ये स्टॉक जो गिर रहा है माइक्रो सेक्टर स्मॉल, उतना ऑर्गेनाइज सेक्टर को फायदा हो रहा है, तो स्टॉक मार्केट बढ़ रहा है। तो इसलिए जो हमारी अर्थव्यवस्था में असलियत है वो स्टॉक मार्केट से नहीं हम समझ सकते हमारा। तो इसलिए मेरा ये कहना है कि जब से नोटबंदी हुई तब से हमारी अर्थव्यवस्था या तो नेगेटिव ग्रोथ रही, यानी गिरावट रही, या 2-3% की। तो एवरेज में अगर आप देखें 2016-17 से जब नोटबंदी आया, तो हमारी ग्रोथ रेट 6.5% नहीं है जो सरकार कहती है, वो 1.5-2% है। तो इसलिए हमारा जो अभी भी अर्थव्यवस्था 7वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, वो 4थी बड़ी अर्थव्यवस्था नहीं हुई है, और वो इस रफ्तार से चली तो हम 3री बड़ी भी नहीं होंगे। तो इसलिए ये मेरा मानना है कि हमने एक तरह से असंगठित क्षेत्र को अदृश्य कर दिया है, क्योंकि वो डेटा में नहीं आ रहा, तो हम पॉलिसी में भी नहीं। क्योंकि अगर 6.5% की ग्रोथ रेट है तो हम कहते हैं अरे तो दुनिया में जो जितनी बड़ी अर्थव्यवस्था है उसका सबसे ज़्यादा ग्रोथ हमारे यहाँ है, तो हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो सरकार कह रही है हम बहुत अच्छा कर रहे हैं, जबकि असंगठित क्षेत्र गिरावट पे है। तो इसलिए वो जो नीतियाँ होनी चाहिए असंगठित क्षेत्र को बढ़ाने की, उसकी तरफ हमारा ध्यान नहीं जाता। हम तो यही क्लेम करते रहते हैं कि हमारा तो अर्थव्यवस्था बहुत अच्छा कर रही है। तो इसको हमने डेटा में अदृश्य कर दिया और पॉलिसी में भी अदृश्य कर दिया है। कितना डीप है सब कुछ ये। आपने कहा कि पीएचडी होल्डर्स नाली साफ करने के लिए आवेदन कर रहे हैं और कर रहे हैं, नाली साफ कर रहे हैं। नहीं, मैंने कहा वो जो एमबीए थे, एनडीटीवी ने दिखाया कि एमबीए डिग्री होल्डर नाली साफ कर रहे थे, और जो पीएचडी होल्डर हैं वो पियोन की नौकरी के लिए अप्लाई कर रहे हैं।
राइट। और बीटेक एमटेक भी कर रहे हैं। हाँ, बीटेक एमटेक बीकॉम एमकॉम। इन्हीं पढ़े लिखे डिग्री हासिल किए हुए युवाओं के कई बार हम प्रदर्शन वगैरह देखते हैं, तो जो नौकरी मांगता है वो हमेशा एलिजिबल होता है, पढ़ा लिखा होता है, उसके पास एक डिग्री होती है और उसी हक से, क्योंकि उसके पास वो डिग्री है, अब वो तैयार है अपनी सर्विसेज देने के लिए, तब वो नौकरी मांगता है। तो नौकरी मांगने वाली जमात को कम कैसे किया जाए? शिक्षा कम करके किया जाए, जिससे कि ना एलिजिबिलिटी होगी, ना अहिर्ता होगी, ना कोई नौकरी मांगेगा। जब आपके पास कोई क्वालिफिकेशन ही नहीं होगा तो आप नौकरी मांगेंगे कैसे? आपका क्लेम ही नहीं बनेगा नौकरी पर या किसी भी तरह के रोजगार पे। तो क्या सरकार का ये कोई सोच है? इस वजह से हायर एजुकेशन से, स्किल डेवलपमेंट से, इन सब जगह से आपने देखा कि सरकार ने अपने आप को खींच लिया है, और जो गरीबों के लिए स्कॉलरशिप्स थी वहाँ से सरकार ने खींच लिया अपने आप को। तो अब ऑर्गेनाइज सेक्टर में पढ़े लिखे लोग सिर्फ वहीं से जा रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी जनरेशनल वेल्थ है, वो पढ़ा सकते हैं महंगी जगहों पर, वहीं से रिक्रूटमेंट आएगा। आपको इसमें कोई डिज़ाइन दिखता है क्या कि गरीब को पढ़ाओगे तो फिर वो नौकरी और रोज़गार मांगेगा और वो एक बवाल बन जाएगा, फिर प्रदर्शन होगा। तो प्रदर्शन ना हो इसके लिए उनको अनपढ़ और बिना डिग्री का रखो, और फिर उनको रैलियों में, कांवड़ में, शोभा यात्राओं में और दूसरी चीज़ों में इस्तेमाल करते रहो। क्या कोई डिज़ाइन है इसके पीछे? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारा समाज अभी भी बहुत फ्यूडल है। हमारे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो बहुत फ्यूडल हैं। वो नहीं चाहते कि गरीब आदमी को अच्छी शिक्षा मिले। तो इसलिए उनका कभी ध्यान ही नहीं गया कि अच्छी शिक्षा मिले। जबकि अगर हमको ग्लोबलाइजेशन में आगे होना है, क्योंकि दुनिया की आज रेस ग्लोबलाइजेशन की है, आज हम फंस गए हैं ट्रम्प साहब की वजह से, क्योंकि हमने ग्लोबलाइजेशन में जो टेक्नोलॉजी डेवलप करनी चाहिए थी वो टेक्नोलॉजी नहीं डेवलप की, और हम और ज़्यादा फंसते चले जाएंगे अगर इसी तरह से हम करते रहे। तो इसलिए जो हमारा जो नीति निर्धारक है, जो बहुत ही फ्यूडल है, जो गरीब आदमी की तरफ ध्यान जिसका नहीं जा रहा है ना, उसको जब तक हम नहीं बदलेंगे तब तक नहीं होगा। तो ये अगर हम करते हैं कि उनको अच्छी शिक्षा ना मिले और इसलिए वो जॉब नहीं डिमांड करेंगे, तो अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मारेंगे, क्योंकि फिर हम आगे बढ़ेंगे नहीं रिसर्च एंड डेवलपमेंट में, टेक्नोलॉजी में, और हम पिसते चले जाएंगे। कभी चीन के, कभी जो रूस के, कभी अमेरिका के बीच में हम पिस जाएंगे। तो इसलिए मेरा मानना है कि ये ऐसा नहीं है कि सरकार कह रही कि हम शिक्षा कम कर देंगे, पर वो प्राइवेटाइज कर रही है। क्योंकि जो नई आर्थिक नीतियां हैं उसके चलते हुए पब्लिक सेक्टर को कमज़ोर करना और प्राइवेट सेक्टर को आगे बढ़ाना। अगर आप देखें कि JNU में 15 रुपये में आपको जो प्रति माह में डिग्री मिल रही है, तो आप 2 लाख रुपए में अशोका यूनिवर्सिटी क्यों जाएंगे? क्योंकि JNU की डिग्री का ज़्यादा महत्व है बनिस्बत अशोका यूनिवर्सिटी के। तो पहले डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा। ये हमने स्कूलों में किया 1960s और 70s में। अच्छे जो स्कूल थे सरकारी, उनको डिमोलिश किया तो प्राइवेट स्कूल आगे बढ़े। अब 1990 के बाद जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं, पब्लिक यूनिवर्सिटीज़, उनको डिमोलिश करें जिससे कि वो प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ आगे बढ़ पाएँ। उसी तरह IITs हैं, IIMs हैं, उनमें फीस जो होती थी बहुत कम होती थी, अब वो लाखों में हो गई है, जिससे कि वहाँ पे भी समस्या हो गई कि गरीब आदमी उसमें नहीं जा सकता है। तो ये ऐसा नहीं है कि इस समय ये है कि हम इनको डिग्री नहीं दे तो डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि डिमांड तो करेगा। जो भी बच्चा है वो तो कुछ ना कुछ काम डिमांड करेगा, है ना। उसकी चाहे डिग्री जो भी हो, उसकी चाहे 10वीं की डिग्री हो, उसकी चाहे BA की हो, चाहे MA की हो, वो तो काम डिमांड करेगा। हमारे यहाँ काम जनरेट नहीं हो रहा। और काम जनरेट क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि हमारी नीतियाँ गलत हैं। अगर हमारी नीतियाँ होती कि हम बॉटम अप अप्रोच करते, हम माइक्रो सेक्टर, देखिए हमारे देश में अगर आप देखें तो जो हमारा कृषि है, अभी भी 46% लोग उसमें काम करते हैं। जो बाकी हमारा जो 48% है जो माइक्रो और स्मॉल में जो काम करता है ना, वहाँ पे काम नहीं पैदा हो रहा है। तो जो MSME सेक्टर जिसको हम कहते हैं, माइक्रो, स्मॉल और मीडियम, उसका 97.5% माइक्रो सेक्टर में काम करता है और सिर्फ 2.5% स्मॉल और मीडियम में काम करता है। और अगर आप गिने तो 6000 बड़े यूनिट हैं, 6 लाख स्मॉल और मीडियम यूनिट है और 6 करोड़ माइक्रो यूनिट है, यानी कि 100 का अंतर है। तो ये जो माइक्रो है वो 6 करोड़ है, उसमें 11-11.5 करोड़ लोग काम करते हैं। एवरेज में 1.7 व्यक्ति उसमें काम करते हैं। अगर ये 1.7 से हम 3.4 कर दें माइक्रो यूनिट में, तो हमारे जो 11 करोड़ और जो काम पैदा हो जाएंगे और बच्चों को काम मिलना शुरू हो जाएगा।
क्योंकि जो बड़े यूनिट हैं और जो मीडियम यूनिट हैं वो तो इतने ऑटोमेटेड हैं कि वहाँ तो काम पैदा होगा नहीं, कृषि में भी काम नहीं पैदा हो रहा क्योंकि वहाँ पे भी मैकेनाइजेशन चल रहा है। तो इसलिए आपको करना क्या है कि आपको जो कृषि में जो कृषक है उसकी आमदनी बढ़ानी है, माइक्रो यूनिट्स और स्मॉल यूनिट्स को बढ़ावा देना है, तब आपका एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। लेकिन सरकार की नीति है कि हम जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर को ऑर्गेनाइज कर दें, जो कभी होने वाला नहीं, क्योंकि जिस माइक्रो यूनिट में 1.7 लोग काम करते हैं वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता। जो कृषक 5 एकड़ से कम की जोतता है, जो 85% हमारे कृषक 5 एकड़ से कम जोतते हैं, वो कभी ऑर्गेनाइज नहीं हो सकता है, वो तो अनऑर्गेनाइज रहेगा। हमें तो उस अनऑर्गेनाइज को बढ़ावा देना है। तो वो अनऑर्गेनाइज को बढ़ावा देने की जगह हम क्या कर रहे हैं कि उनको किल कर रहे हैं। हम कह रहे हैं डिजिटाइज कर दो। अब वो डिजिटाइज नहीं हो सकते हैं। अगर आप ये कर रहे हैं डिजिटाइजेशन वगैरह, तो आप माइक्रो सेक्टर को किल कर सकते हैं पर उसको ऑर्गेनाइज नहीं कर सकते, है ना। तो इसलिए मेरा ये मानना है कि आपने जो जीएसटी किया वो भी इसीलिए किया कि ऑर्गेनाइज सेक्टर आगे बढ़े। आपने डिमोनेटाइज किया वो भी इसलिए किया कि जो आप जो ऑर्गेनाइज कर दें उसको। तो सारा का सारा मूव है ऑर्गेनाइज करने का। और जो बजट है उसमें भी आपने सारा का सारा दारोमदार रखा है कि आपको ऑर्गेनाइज करना है। तो इसलिए आप बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर, बड़े बड़े हाईवेज, है ना, पावर सेक्टर, जो आपका जो आईटी सेक्टर, इसको बढ़ावा दे रहे हैं। पर ये सारे ऑर्गेनाइज सेक्टर को मदद करेंगे, ना कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर को। क्योंकि जितनी बड़ी सड़कें बनेंगी तो हमारा जो ऑर्गेनाइज सेक्टर वो गांव तक पेनिट्रेट कर जाएगा। जितने बड़े फ्रेट कॉरिडोर होंगे तो हमारा ऑर्गेनाइज सेक्टर जो गांव तक जो पेनिट्रेट कर जाएगा। तो जब वो गांव में पेनिट्रेट करेगा तो जो वहाँ पे छोटा प्रोड्यूसर है वो तो मारा जाएगा। तो इसलिए जो बड़े बड़े फ्रेट कॉरिडोर हैं, बड़े बड़े हाईवेज हैं, है ना, वो ऑर्गेनाइज सेक्टर के पेनिट्रेशन के लिए हैं। और दूसरी बात यह कि वो लेबर इंटेंसिव नहीं है। पहले जब सड़क बनती देखते थे हम 70s और 80s में, तो सैकड़ों लोग काम करते दिखते थे। आज वहाँ पे बड़े बड़े बुलडोजर्स, बड़ी बड़ी क्रेन्स के साथ 10 लोग काम करते दिखते हैं। अभी मैं ग्वालियर से लौट रहा था तो वहाँ पे लाइन कुछ बिछाई जा रही थी, तो धड़ाधड़ वो मैकेनाइज वे में लाइन बनती चली जा रही थी। तो उसमें बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं होगा। तो इसलिए जो आप जहाँ पे जो अपना कैपिटल स्पेंड कर रहे हैं वो बहुत ही कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, वहाँ पे लेबर नहीं। और जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, जैसे रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम, उसको आपने काट दिया। एजुकेशन में बहुत एम्प्लॉयमेंट हो सकता है, उसको काट दिया। हेल्थ में बहुत लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसको काट दिया। रूरल डेवलपमेंट में लोग एम्प्लॉय हो सकते हैं, उसको काट दिया। एग्रीकल्चर में हो सकते हैं, उसको काट दिया। तो जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है उसी को काट देते हैं, और जिसमें एम्प्लॉयमेंट जनरेट नहीं होगा उसी को बढ़ावा दे रहे हैं। तो फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन कहाँ से आएगा? प्राइवेट सेक्टर कह रहा है कि जी हम तो इन्वेस्ट तभी करेंगे जब डिमांड होगी, और डिमांड कम है क्योंकि जब 94% लोगों के हाथ में परचेजिंग पावर कम है तो वो डिमांड कम हो जाएगी। तो इसलिए वो नहीं इन्वेस्ट कर रहा जबकि उसके पास कैश है। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है उसको आप किल कर रहे हैं। तो इसलिए ओवरऑल हमारी जो अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है बहुत ही भयंकर है। उसमें महिलाओं को काम नहीं मिल रहा, बहुत सारी महिलाएं हैं जो लेबर फोर्स के बाहर हैं। 15 से 29 साल के बच्चे जो शिक्षित हैं उसमें अनएम्प्लॉयमेंट है, और वहीं पे क्राइसिस है। तो इसलिए जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन है उसी की वजह से गरीबी भी है, और उसी की वजह से समाज में परेशानी भी है, और उससे हमारी और भी चीज़ें लिंक्ड हैं, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक। तो इसलिए सरकार की सही नीति होना बहुत ज़रूरी है। और ये आइडिया कि हम अनऑर्गेनाइज को ऑर्गेनाइज कर देंगे, असंगठित को संगठित कर देंगे, वो मुझे लगता है कि एक गलत पूरी तरह से नीति है।